हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वाईसीटी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे मैं मुकेश वर्मा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, पॉलिटी की इस जबरदस्त क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली क्लास में हम सब ने आर्टिकल 22 तक पढ़ लिया था। तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है आर्टिकल 19 से 22, 19, 20, 21, 22 सभी पे हमने डिटेल में चर्चा किया था। आज उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे जो तीसरा मौलिक अधिकार है। आप सबको पता है मौलिक अधिकारों की कुल संख्या कितनी है? 6। पहले कितनी थी? 7, जिसमें से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है और आर्टिकल 300 का के तहत एक कानूनी या विधिक अधिकार बना दिया गया है। तो दो मौलिक अधिकार हमने पढ़ लिया था। एक समानता का मौलिक अधिकार खत्म हो गया है, दूसरा स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार पढ़ के खत्म कर दिया। 19 से 22 डिटेल में पढ़ा है, सारी चीजें, कुछ छूटा नहीं है। इसके आगे अब हम पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि तीसरा मौलिक अधिकार है। किसमें पढ़ेंगे? अनुच्छेद 23 और 24 में इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, देखिए इसको शामिल क्यों किया गया, शोषण के विरुद्ध अधिकार को क्यों शामिल किया गया? तो सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए इसको शामिल किया गया था। किसके लिए भैया? तो व्यक्ति की गरिमा को बहाल करने के लिए, व्यक्ति की गरिमा को बहाल करने के लिए और भारत में सामाजिक न्याय की स्थापना करने के लिए। तो व्यक्ति की गरिमा को बहाल करने के लिए, व्यक्ति की गरिमा को बहाल करने के लिए, व्यक्ति की गरिमा को बहाल करने तथा सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए, भैया सामाजिक न्याय बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, कभी इसकी व्याख्या डिटेल में की जाएगी। तथा सामाजिक न्याय के लिए, ठीक, किसके लिए? तो सामाजिक न्याय के लिए। तो इस वजह से आर्टिकल 23 और 24 को शामिल किया गया। आप सबको पता होगा कि जब भारतीय संविधान बनाया जा रहा था उसके 200 सालों से हम गुलामी झेलते हुए आ रहे थे। ठीक है, अंग्रेज हम पे शासन कर रहे थे। तो आपको सबको पता है कि उस समय जो जमींदार थे वो बलात्श्रम कराते थे, मतलब जबरदस्ती अपने खेतों में, अपने कारखानों में, अपने बगानों में आपसे काम कराते थे और उसके एवज में आपको कुछ भी नहीं चुकाते थे, ना कोई श्रम का मूल्य देते थे, ना कुछ देते थे। तो एक प्रकार से उनका शोषण किया जाता था। तो आजादी के बाद जब भारतीय संविधान बनने लगा तो हमारे संविधान निर्माताओं ने व्यक्ति की गरिमा को बहाल करने के लिए और सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए कि किसी मजदूर के साथ, किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव ना हो, कोई उसका शोषण ना कर पाए, कोई उसको दबा ना पाए। तो इस वजह से शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24 को शामिल किया गया। क्योंकि इससे पहले जो जमींदार वर्ग थे वो बलात्श्रम कराते थे, जबरदस्ती बधवा मजदूर बना के रखते थे और उनको उसके एवज में उनकी मजदूरी भी नहीं देते थे जो उनसे काम कराते थे। ठीक है, तो वो एक बैल के तरीके से लगातार काम करना पड़ता था व्यक्तियों को और उसके एवज में कोई मजदूरी भी नहीं मिलती थी। तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने इन्हीं सब चीजों पर ध्यान दिया और व्यक्ति की गरिमा तथा सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए आर्टिकल 23 और 24 को भारतीय संविधान में जगह दिया, जिसका नाम उन्होंने रखा शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो तीसरा मौलिक अधिकार हमको यही पढ़ना है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें क्या कहा गया है? इसमें मानव दुर्व्यापार, बलात्श्रम तथा बधवा मजदूरी, ठीक है, बधवा मजदूरी को क्या किया गया है? निषिद्ध किया गया है। तो मानव दुर्व्यापार को, बलात्श्रम को तथा बधवा मजदूरी को इसमें निषिद्ध घोषित किया गया। अब ये जो शब्द है इसको तो आप कहीं पढ़ लेंगे, हर किताब में लिखा है, लूसेंट में लिखा है, लक्ष्मीकांत में लिखा है, जहां उठाएंगे वहीं इसको पढ़ने को पा जाएंगे कि आर्टिकल 23(1) में लिखा है मानव दुर्व्यापार, बलात्श्रम तथा बधवा मजदूरी को निषिद्ध घोषित किया गया। किसके द्वारा? आर्टिकल 23(1) के द्वारा। लेकिन सब इंपॉर्टेंट ये है कि मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत क्या क्या चीजें शामिल की गई हैं। तो इसमें मनुष्यों का क्रय और विक्रय करना, ठीक है, मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत मनुष्यों के क्रय और विक्रय करने पे रोक लगाई गई है। भैया क्रय विक्रय पर रोक लगाई गई है। ठीक है, रोक लगाई गई मतलब ये है कि किसी व्यक्ति का, किसी मनुष्य का क्रय और विक्रय नहीं किया सकता। मानव दुर्व्यापार पर रोक लगाने का मतलब यही है कि मनुष्यों के क्रय विक्रय पर रोक लगाना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या बताई गई है? इसमें किसी स्त्री को वैश्या बनने के लिए बाध्य करना, किसी स्त्री को वैश्यावृत्ति के लिए बाध्य करना। ठीक है, वैश्यावृत्ति के लिए बाध्य करने पर रोक, बाध्य करने पर रोक। तो फ्रेंड्स देखिए, किसी स्त्री के
वेश्यावृत्ति के लिए बाध्य करने पर रोक लगाएगी। तो मानव दुर्व्यापार से मतलब यह है कि व्यक्ति के क्रय विक्रय पर रोक लगाया गया है। किसी स्त्री के वेश्यावृत्ति पे जबरदस्ती आप उसको वेश्यावृत्ति के धंधे में अगर ढकेलना चाहते हैं तो उस पर भी रोक लगाएगी। है किसके माध्यम से? आर्टिकल 23(1) के माध्यम से। तो मानव दुर्व्यापार अपने आप में एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जिसमें ये दो चीजें छिपी हुई हैं। और तीसरा चीज जो इसमें छपा हुआ है, दास प्रथा का कोई भी रूप हो उसका भी अंत करता है, ठीक है। तो दास प्रथा का अंत। तो फ्रेंड्स, मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत 3 चीजें हैं। पहली चीज है कि मनुष्यों के क्रय विक्रय पर रोक लगाई गई। दूसरी, किसी स्त्री को जबरदस्ती आप वेश्यावृत्ति के धंधे में नहीं ढकेलेंगे। तीसरी, दास प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा पर रोक। तो मानव दुर्व्यापार में यही कहा गया कि आप किसी से बलात्श्रम नहीं करा सकते हैं, किसी से बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते और मानव दुर्व्यापार नहीं कर सकते। चीजें क्लियर हो गई। तो इसके बारे में हमको पढ़ना था, क्यों शामिल किया गया। हमने ये भी बताया कि व्यक्ति की गरिमा को बहाल करने के लिए तथा सामाजिक न्याय की स्थापना करने के लिए शोषण के विरुद्ध अधिकार को भारतीय संविधान में क्या किया गया भैया? शामिल किया गया है, ठीक है। अब देखते हैं आर्टिकल 23(2) क्या कहता है। देखिए भैया, आर्टिकल 23(2) में कहा गया है कि राज्य मतलब क्या? वही राज्य जो हमने आपको बताया है कि आर्टिकल 12 के अंतर्गत जो परिभाषा बताई है राज्य की, ठीक है। तो राज्य मतलब एक प्रकार से यहाँ आप सरकार को समझ सकते हैं। जो अथॉरिटी होती है वो राष्ट्रीय हित में बलपूर्वक कार्य ले सकता है, जैसे अनिवार्य सेना भर्ती कर सकता है। तो राज्य जो है सरकार है। अगर आपातकाल का समय है और कोई युद्ध छिड़ा हुआ है, उस समय वो बलात्पूर्वक जबरदस्ती सेना में आपको भर्ती करवा सकता है। ये कहाँ कहा गया है? आर्टिकल 23(2) में ये सारी चीजें बताई गई है, ठीक है। तो आर्टिकल 23(2) में इन सारी चीजों के बारे में चर्चा की गई है। चीजें क्लियर हैं? देखिए, आर्टिकल 23(1) जो हम पढ़ रहे थे उसी के अंतर्गत 2 चीजें और इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल देख लेते हैं, याद आ गया। देखिए, इसी के लिए, इसको लागू करने के लिए 2 इंपॉर्टेंट कानून बनाए गए थे। कौन कौन से कानून बनाए गए थे भैया? अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम, अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम, ठीक है, निवारण अधिनियम, ठीक है। तो इसके माध्यम से एक कानून बनाया गया और मानव दुर्व्यापार पर रोक लगाएगी। कब बनाया गया भैया इसको? 1956 में। तो अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम 1956 बनाया गया ताकि मानव दुर्व्यापार, बलात्श्रम और बंधुआ मजदूरी को रोका जा सके। तो इसकी चर्चा एक तो हमारे अनुच्छेद 23(1) में किया गया है, दूसरा इसके लिए अलग से कानून भी बना दिया गया जिसका नाम है अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम 1956। इसके अंतर्गत अगर आप ऐसा कोई कृत्य करते हैं तो उसको क्या माना जाएगा? अपराध माना जाएगा और उसके लिए आपको सजा भी मिल सकती है। तो एक आपका अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम शामिल किया गया था, दूसरा आपका था बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन 1976। तो एक बंधुआ मजदूरी रोकने के लिए 1976 में कानून लाया गया था कि अगर आप बंधुआ मजदूरी कराते हैं तो 1976 वाले कानून के अंतर्गत आपको दोषी ठहराया जाएगा। दूसरा, अगर आप इनमें से कोई एक काम करते हैं, जैसे मनुष्यों का क्रय विक्रय करते हैं, जैसे किसी स्त्री को वेश्यावृत्ति के धंधे में आप ढकेलते हैं या किसी को दास बनाते हैं, तो अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम 1956 के अंतर्गत आप दोषी करार दिए जाएंगे और इसके लिए आपको सजा मिलेगी। चीजें क्लियर हैं? आगे बढ़िए, अब देखते हैं भैया आर्टिकल 22(2) क्या कहता है। इसमें कहा गया राज्य मतलब सरकार राष्ट्रीय हित में बलपूर्वक कार्य ले सकता, मतलब इसका क्या है कि अनिवार्य सेना भर्ती कर सकता है। तो अगर सरकार चाहे आपातकाल का समय हो तो अनिवार्य सेवा भर्ती आपका कर सकता है। चीजें क्लियर हैं? अनिवार्य सेवा भर्ती वो कर सकता है, ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 23 के बाद कि अनुच्छेद 24 क्या कहता है। आइए देखते हैं अनुच्छेद 24 के बारे में। देखिए, अनुच्छेद 24 के बारे में हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स कि अनुच्छेद 24 क्या कहता है। अनुच्छेद 24, ठीक है, अनुच्छेद 24 क्या है? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी कारखाने, इसमें कहा गया है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को
किसी, भैया तो अनुच्छेद 24 में क्या कहा गया, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखानों या दुकानों तथा परिसंकट में परियोजनाओं में नहीं लगाया जा सकता, या दुकानों या परिसंकटमय परियोजनाओं में नहीं लगाया जा सकता। परियोजनाओं मतलब कामों, ठीक है, में नहीं लगाया जा सकता। भैया आप इसको समझते हैं, होता क्या है आप सब देखते होंगे, अक्सर होटल की दुकानों पे, कारखानों में, खासकर जहां पे बहुत ज्यादा रिस्क होता है, ऐसे कामों के लिए अक्सर बच्चों को लगा दिया जाता। क्यों? क्योंकि एक तो उनका श्रम बहुत सस्ता होता है, 50-100 रुपए में पूरा दिन वो काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे बच्चों की जान को जोखिम में डाल के अक्सर देखा जाता था कि कारखानों में काम कराया जा रहा है। आजादी के पहले आप सबको पता है कि बच्चों को बधुआ मजदूर बना के किसी कारखाने में, नील की फैक्ट्री में लगा दिया जाता था, जो उनके स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता था, जिसमें उनका जान जाने का खतरा बना रहता था। तो इन्हीं सब परिस्थितियों को देखते हुए जब हमारा संविधान बनाया जा रहा था, तो इन सारी चीजों का ध्यान रखा गया और आर्टिकल 24 के अंतर्गत इसकी व्यवस्था की गई कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने, ठीक है, किसी कारखाने या दुकानों या परिसंकट में कामों में नहीं लगाया जा सकता। मतलब ऐसे काम में जहां उनकी जान का जोखिम हो, या किसी कारखाने में, किसी होटल में। आप देखते होंगे आज भी ये सारे कानून लागू होने के बाद भी 80% चाय की दुकानों पे, ठेले की दुकानों पे आप देखते होंगे कि कोई ना कोई छोटा बच्चा ही काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाते हैं और मजदूरी के नाम पे उनको आप कुछ भी पकड़ा दीजिए, कहीं कहीं लोग सिर्फ खाने को दे देते हैं, ठीक है। तो उस पर रोक लगाने के लिए आर्टिकल 24 को क्या किया गया, भारतीय संविधान में शामिल किया गया है, ठीक है, भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। तो देखिए 3 जगह के कामों पर रोक लगाया गया है। एक तो इसमें परिसंकट में से मतलब यहाँ पे 3 कामों से है। एक क्या है आपका, कारखानों से मतलब है, ठीक है, कारखानों में काम करने पे प्रतिषेध, कारखानों में काम करने से प्रतिषेध। दूसरा क्या है, खानों में, जैसे कोयले की खानों में जहां पे जाने जा सकती हैं, तो खानों में काम करने से प्रतिषेध बताया गया है। इसके अलावा परिसंकट में नियोजन, कोई परिसंकट में काम है वहां पे आप इनका नियोजन नहीं कर सकते हैं। तो परिसंकट में काम, इसको हमने 3 जगह पे इजीली लिख दिया। तो ऐसे तीनों जगहों में से किसी भी जगह पे 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। इसके लिए क्या हुआ, इसी के लिए समय समय पे कुछ कानून भी बनाए गए। कौन कौन से कानून बनाए गए, तो कारखाना अधिनियम 1948 इसी के लिए बनाया गया। क्या बनाया गया भैया, देखिएगा, इसी को रोकने के लिए कारखाना अधिनियम आया था। क्या आया था, कारखाना अधिनियम 1948 लाया गया, ताकि 14 वर्ष से कम बच्चों को आप किसी कारखाने में नियोजित ना कर पाए। और अगर ऐसा किए हुआ पाया जाता है तो कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत आपको क्या ठहरा दिया जाएगा, दोषी ठहरा दिया जाएगा। इसके अलावा बागान श्रम अधिनियम 1957 आया था। बागान श्रम अधिनियम 1957 आया। क्या आया भैया, बागान श्रम अधिनियम 1957 आया, ठीक है, 1957 आया था। भैया देखिए सीधे सीधे एग्जाम में कभी कभी कारखाना अधिनियम कब आया था ये भी पूछ लेता है, तो नोट करते हुए चलिए। इन सारी चीजों को इजी वे में ना लीजिए, नोटबुक मैंने बताया है कि आप अपनी कॉपी बनाते हुए चलिए, ठीक है। बागान श्रम अधिनियम 1957 आया। इसके अलावा आपका खान अधिनियम 1952 लाया गया था। खान मतलब कोयले की खान में जहां पे खुदाई होती है, तो खान अधिनियम 1952 आया। खान अधिनियम 1952 लाया गया, ठीक है। तो इन सारे कानूनों के माध्यम से इसको अनुच्छेद 24 को अमली जामा पहनाने का प्रयास किया गया था। इसके अलावा शिशु अधिनियम 1960 भी लाया गया। और क्या लाया गया, शिशु अधिनियम 1960 लाया गया भैया, शिशु अधिनियम 1960 लाया गया। तो ये 4-5 प्रकार के कानून जो थे वो इसीलिए लाए गए ताकि जो अनुच्छेद 24 में कहा गया है उसको अक्षरशः लागू कराया जा सके और उसका पालन कराया जा सके। तो 24 में क्या कहा गया था, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी
कारखाने या दुकान या परिसंकट में कामों में नहीं लगाया जा सकता है। कारखानों में नहीं लगा सकते हैं, खानों में नहीं लगा सकते, खान मतलब कोयले की खान इत्यादि जहां खुदाई होती है, ठीक है। इसके अलावा परिसंकट में कोई भी काम है तो वहां पे इनका नियोजन आप नहीं कर सकते हैं। इसके निवारण के लिए कुछ कानून बनाए गए जो ये काम करने से रोकते हैं। कौन से कानून बनाए गए? शिशु अधिनियम 1960 बनाया गया, कारखाना अधिनियम 1948 बनाया गया, बागान श्रम अधिनियम 1957 बनाया गया और खान अधिनियम 1952 बनाया गया। इसके माध्यम से 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के काम करने पे रोक लगाई गई। लेकिन आज भी वास्तविकता ये है कि 90% होटल की दुकानों में, कारखानों में ये सस्ते रूप से अवेलेबल हो जाते हैं, तो बच्चों को ही लगाया गया है। आप कहीं भी किसी भी चाय की चुस्की लेते हुए ये दृश्य आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार में जो दो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद थे, आर्टिकल 23 था और आपका आर्टिकल 24 था, ठीक है। तो इन दोनों को आज हमने पढ़ के समाप्त कर लिया है। आर्टिकल 24 में आपने 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के बारे में पढ़ा, वहीं आर्टिकल 23(1) में आपने मानव दुर्व्यापार के बारे में, बलात् श्रम के बारे में पढ़ा था। तो आज के इस सेशन में हमने शोषण के विरुद्ध अधिकार को भी पढ़ के समाप्त कर लिया है। अब इसके आगे जो हमारा अगला लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो इसके आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। तो 3 मौलिक अधिकार आपने पढ़ के क्या कर लिए भैया? समाप्त कर लिए हैं। और चौथा मौलिक अधिकार आप पढ़ेंगे जिसका नाम होगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और आर्टिकल होगा आपका 25 से लेके 28 तक को। तो अब हम इसको एक क्लास में खत्म करेंगे, आर्टिकल 25 से लेके 28 तक को। ओके फ्रेंड्स, तो आपके 3 अधिकार कंप्लीट हो चुके हैं। चौथा अधिकार हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। अभी तक आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।